तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। शॉर्ट्स एंड विद द सेसिमा नाइफ के इस पार्ट में बताया जाता है हीरोइक फैमिलीज वो लोग मॉन्स्टर्स को मार करके अपने सम्मान को पाती हैं और उसका यूज करके अपनी पोजीशन को मजबूत बनाती हैं। लेकिन जिस टाइम पे ये ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन अब बंद हो चुके हैं तो फिर वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ही लाभ के लिए काम करते हैं। वो लोग अपनी अथॉरिटी का यूज करके अपने से कमज़ोर को दबाते हैं। जहाँ तक कि जो पब्लिक लीडर्स थे वो भी उनको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर पाते थे। तभी उस टाइम पे एक हीरोइक फैमिली सामने आई जिसने शैडोज़ के तरीके काम करना स्टार्ट किया। उस फैमिली का नाम था ऑडिटोर द सिसिलिया। एक फैमिली जो कि अंधेरे में काम करती है उजाले के लिए। वो असैसिनेशन का यूज करके सारी की सारी अथॉरिटी को मेंटेन रखती है एक लेवल पर। जो लोग ऑडिटोर फैमिली में जन्म लेते हैं उनको बचपन से ही एक बहुत ज़्यादा हार्श ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और अपने इमोशंस को दबा करके रखना पड़ता है ताकि वो लोग एक असैसिन बन पाएँ। वो एज जिस टाइम पे उस बच्ची ने अपने हाथों को खून से रंगा था उसकी एज थी मात्र 15 साल। दिखाया जाता है एक बूढ़ा बोलता है, क्लोई ऑडिटोर द सिसिलिया, तुम बिल्कुल भी ये मना मत करना। तुम्हारा टैलेंट एक असैसिन बनने के लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो सिसिलिया थी उसने बचपन से ही ये चीज़ सुनी हुई थी तो इस वजह से क्लोई ने इसको पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में उसकी लगातार ट्रेनिंग से उसकी मेंटेलिटी पूरे तरीके से टूट गई और उसके दिल में एक काले कलर की परत जैसी जम गई और ऐसे ही उसके दिल से सारे के सारे इमोशंस लगभग में गायब हो गए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके इमोशंस के कुछ निशान ही रहे। और तभी क्लोई की वो एज आ गई जिस टाइम पे उसको एकेडमी में जाना था। वो थी जोकिन एकेडमी, एक ऐसी एकेडमी जहाँ पर इंसान को उसके खुद के ही स्किल्स के हिसाब से क्लास दी जाती थी। देखा जाए ऑडिटोर फैमिली के हर एक मेंबर वो लगभग में एक ड्रैगन क्लास के जाने के तो बराबर होते ही हैं। लेकिन क्योंकि उनकी फैमिली का ट्रेडिशन है कि वो लोग एकदम नॉर्मल और कॉमन ज़िंदगी को जीते हैं और यही एग्रीमेंट है फैमिली और एकेडमी के बीच में। दिखाया जाता है पहले का सीन जहाँ पर वो बुढ़ा बोलता है कि कभी भी किसी की भी नज़रों में मत आना और वही क्लोइस को याद करती है। और बताया जाता है कि इवन वो एकेडमी में भी आ गई लेकिन फिर भी उसका जो पर्सनल फ्रीडम था उसके पास में बिल्कुल भी नहीं था। उसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था असैसिन बनने का। क्लोई ने एक भी शब्द नहीं कहा, उसने सारी चीज़ें ऐसे ही एक्सेप्ट कर ली ऐसा सोच करके कि वो इसको चेंज नहीं कर सकती है। उसने ऐसा ही सोचा था जब तक कि वो उस मेल स्टूडेंट से मिली। दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर बोलता है कि हे तुम बास्टर्ड कहीं के, क्या तुम लोग का दिमाग खराब हो चुका है बास्टर्ड्स, क्या तुम साइकोपैथ्स हो, उसको छूने की हिम्मत मत करना। और राइटर बोलता है कि सब स्पेस बैटल रॉयल के टाइम पे मौत रियलिटी नहीं थी। उस टाइम पे वो क्लोई का पहली बार था जब वो मौत को एक्सपीरियंस करने वाली थी। वो डर के मारे वहाँ पर नहीं खड़ी थी बल्कि क्लोई ने अपने भाग्य को पहले ही जान लिया था और वो अपनी मौत के लिए पहले से ही शांति में तैयार थी। उसने बहुत पहले ही कोई भी पॉइंटलेस स्ट्रगल करना छोड़ दिया था और यही तरीका था जिससे उसने जीना सीखा था। यही उसे सिखाया गया था बचपन से ही और आज तक वो ऐसे ही जी थी। हाँ, ये एकदम सही बात है, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, भाग्य एकदम क्लियर कट ही होता है। फिर सामने देखती है और बोलती है कि नहीं नहीं शायद से ये बदल सकता है। ये उस टाइम पर उसको ऐसा लगा जैसे कि बर्फ़ के तूफान के बीच में घने काले बादलों में से एक सूरज की किरण उसको सामने दिखाई दी हो और एक ऐसा इंसान जो कि उसके लिए अपनी तलवार का यूज कर रहा था। एक तलवार जो कि खुद ब खुद किसी इंसान के द्वारा चलाई जा रही थी और एक तलवार जो कि किसी की रक्षा के लिए उठी थी। क्लोई वो रीजन थी जिस वजह से उस स्टूडेंट ने अपने चाकू को उठाया था। उस पे बचपन के दौरान पे उसने एक किताब छुपा के रख रखी थी, एक उसकी फेरी टेल की किताब जिसमें कि उसने पढ़ा था कि एक जो प्रिंसेस थी वो कासल में बंद हो जाती है, तब जो प्रिंस जो कि उसको प्यार करता है वो उसको बचाने के लिए आता है।
जैसे ही उसको ये याद आया उसका चेहरा पूरे तरीके से लाल हो गया। उसके दिल में एक अलग ही फीलिंग आई और उसे बहुत ज़्यादा भरा भरा महसूस होने लगा। एक अजीब सी अलग सी फीलिंग उसके अंदर से आई और जैसे ही क्लोई को जो महसूस हुआ तुरंत ही उसके दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो आई उसने कहा कि ये प्यार है। डैम इट, सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर देख रहा होता है सामने क्लोई को और वो हंसने लगता है। वहाँ पर थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि डैम इट, आखिर ये क्या चल रहा है? क्या ये मेरी गलती थी कि मैंने उसको इनोसेंट समझ लिया, और या फिर ये मेरी गलती थी कि मैं उसके साथ में यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गया? और बोलता है कि क्लोई, क्या जो चांद है आज इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना? तुम्हें कैसा लग रहा है? और वेल थैंक यू आज के डिनर के लिए, और चलो फिर मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। क्लोई बोलती है कि क्या तुमने देखा? मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, क्या? क्लोई बोलती है कि वो, और अपने ग्लव्स को उतारने लगती है। मेन कैरेक्टर शांत हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम अपनी किताबों की बात कर रही हो? हा हा हा, तुम सच में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हो पढ़ाई में। इसको सुनकर के क्लोई बोलती है कि मेरी डायरी। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर एकदम अजीब सा चेहरा बना लेता है और बोलता है कि क्या उसके पीठ पर भी 2 आँखें हैं या फिर उसके सर पे? आखिर उसने मुझे देखा कब? उसके अलावा पहले वो फॉर्मल लैंग्वेज का यूज कर रही थी जबकि मैं उसको मना भी कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अब बिना फॉर्मल लैंग्वेज के बोल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पूरे तरीके से एक अलग ही इंसान बन चुकी है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने नहीं देखा। क्लोई बोलती है कि क्या तुमने नहीं देखा? मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैंने नहीं देखा। क्लोई बोलती है झूठ मत बोलो। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैंने देखा। तभी देख करके सामने चौंक जाता है। क्लोई अपनी तलवार निकाल लेती है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि क्या, आखिर ये क्या बकवास है? नहीं 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 रुको, अगर मैं यहाँ से कूदूंगा, ये 4था फ्लोर है, यहाँ से तो मेरे चीथड़े उड़ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही निकलने का रास्ता है। ये तो पूरे तरीके से एक सदमा है, मैं यहाँ पर ट्रैप हो चुका हूँ। तभी क्लोई अपनी तलवार को घिसते घिसते अपने मेन कैरेक्टर की तरफ में बढ़ने लगती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या वो यहाँ पर आ चुकी है? नहीं, क्या वो अनकॉन्शियस है? रुको रुको रुको, मुझे कुछ पता है। ये चीज क्या है? एक ऐसी आंखें जो कि बिल्कुल भी गति नहीं दिखा रही हैं, पूरे तरीके से डल लाल आंखें, ऐसा लगता है कि जैसे उनमें जान ही नहीं है। मुझे पक्का पता है, ये है एक येंडेरे। और येंडेरे अगर तुमको पता ना हो, वैसे ये बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड है। अगर तुम मानवास, रोमांटिक मानवास में ज़्यादा यूज होता है, एक्शन मानवास में नहीं होता है। तो मैं बता देता हूँ, ऐसा जैसे ज़्यादातर ये लड़कियों के लिए यूज किया जाता है। एक लड़की का इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना कि वो इवन किसी को मारने के लिए तक को तैयार हो जाए, उस इंसान को रखने के लिए, समझ रहे हो? वो उसे येंडेरे बोलते हैं, ठीक है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि उसी के अलावा एक इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एटीट्यूड वो एकदम से चेंज हो गया। नो वे, क्या इसको स्प्लिट पर्सनैलिटी भी है? एक येंडेरे कैरेक्टरिस्टिक क्या कम था, अब यहाँ पर एक स्प्लिट पर्सनैलिटी की भी प्रॉब्लम आ चुकी है। मुझे लगता है कि उस समय पर जो मैंने डायरी खोली थी वही उसका ट्रिगर पॉइंट था उसकी पर्सनैलिटी चेंज होने का। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वो शायद से मेरा मौत तक पीछा करेगी। मुझे किसी तरीके से यहीं से अपनी सेफ्टी को बनाना पड़ेगा। उसका किलिंग इंटेंट वो जो माओ ब्रदर्स थे उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। डैम इट, अकेडमी लाइफ सच में बहुत ज़्यादा टफ है। पहले मुझे इस सिचुएशन से निकलना चाहिए। सोच जल्दी सोच। और याद करता है कि उसके पास में अभी भी 9 सेकंड का टाइम बचा होता है। बोलता है कि मेरा सेसिमा नाइफ वो मेरे कमरे में है, और वो नाइफ जो कि मैंने पहले यूज किया था वो अभी मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है। नहीं, अगर मैं उतनी दूर उसको लेने के लिए जाऊंगा तब तक मेरा एक हाथ या एक पैर पे बहुत बुरे तरीके से वो चोट मार देगी। क्लोई तैयार हो जाती है अटैक करने के लिए। मेन कैरेक्टर चौंक जाता है, तभी बगल में देखता है वहाँ पर एक बॉक्स कटर रखा होता है। उसी टाइम पर क्लोई अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। मेन कैरेक्टर उसी कटर को उठाता है और बोलता है कि मैं इन चीज़ों को बात करके सही करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, और अटैक कर देता है। लिख करके आता है कि जो गॉड्स की ब्लेसिंग है उनको अपने साथ में रहने दो। क्लोई अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। मेन कैरेक्टर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बोलता है कि क्लोई, तुम्हारे बाल थोड़े से लंबे हो चुके हैं, चलो मुझे इनको फिक्स कर लेने दो। और भाई अटैक करता है। फिर सीन शिफ्ट होकर के थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लोई सो रही होती है और उठती है। बोलती है कि हाँ ग्योमा, आखिर तुम कहाँ गए ग्योमा? और अपने मन में बोलती है कि मुझे याद है जब ग्योमा बाहर देख रहा था खिड़की से, तब मैं छुपके से उसकी तरफ में देख रही थी। उसके बाद में मुझे कुछ याद नहीं है। एक सेकंड, मेरा कटाना कहाँ पर है? और अपने कटाना को देखती है
बोलती है कि बहुत अच्छे, ये अच्छी बात है क्योंकि मैं कई बार जब भी कटाना को हैंडल करती हूँ तो पूरे तरीके से अनकॉन्शियस हो जाती हूँ। दिखाया जाता है पहले का सीन जहाँ पर वो बुढ़ा बोलता है कि वेल डन क्लोई, और क्लोई को कुछ भी याद ही नहीं होता है। वो बोलती है कि क्या हो गया। इसको सुनकर के बुढ़ा बोलता है कि उसके बारे में चिंता मत करो, बस अपने असैसिन के टैलेंट को कभी भी मना मत करना, तुम असैसिन बनने के लिए ही पैदा हुई हो। तभी क्लोई अपनी कटाना की तरफ देख करके एकदम से तकिया में मुंह छुपा लेती है और बोलती है क्लोई तुम इडियट कहीं की, आखिर तुम्हें उस समय पर बेहोश होने की क्या ज़रूरत थी ग्योमा और शर्माने लगती है और बोलती है कि क्या जब मैं बेहोश थी तब मैंने कुछ गलत इधर उधर का तो नहीं बोल दिया। तभी देखती है कटर को और बोलती है कि आखिर यूटिलिटी नाइफ वो ज़मीन पर क्यों पड़ा हुआ है। फिर अपने बालों को नोटिस करती है और बोलती है कि ऐसा लगता है कि मेरे बाल पहले से छोटे हो गए हैं, क्या मेरे बाल यूटिलिटी नाइफ से काटे गए। शायद से उसने सारी चीज़ें साफ कर दी, उसके बाद में चला गया। ग्योमा सच में बहुत ज़्यादा दयालु है, मुझे इस चीज़ को अपनी डायरी में लिख देना चाहिए उससे पहले कि मैं इसको भूल जाऊं। और डायरी में लिखती है और बोलती है कि सब हो गया। लिखती है ग्योमा आई लव यू और सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर उल्टी कर रहा होता है और भाई बड़ी सतरंगी उल्टी है और बोलता है कि मैं किसी तरीके से उस सिचुएशन से निकल गया। 9 सेकंड में से मैंने 5 सेकंड तक उसका यूज किया और अब देखो मेरे साथ में क्या हो रहा है। नहीं दोबारा नहीं, अब मैं जितना भी डिनर जो भी मैंने खाया था वो सब बाहर उगलने वाला हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर वो बेंच पर बैठा होता है और बोलता है कि मेरा पूरा डिनर वो चला गया, मैं भूखा हूँ। क्लोई आखिर उसके साथ में क्या गलत था। जनरली जो एक स्वॉर्ड्समैनशिप होती है वो यूज होती है या तो अपने अपोनेंट को एक ही सिंगल स्ट्राइक में ख़त्म करने की या फिर उन लोगों को बहुत ज़्यादा चोटिल कर देने की ताकि वो लोग दोबारा से कभी अटैक ही नहीं कर पाएँ। वहीं पर क्लोई जिस स्वॉर्ड्समैनशिप का यूज कर रही थी वो डायरेक्ट वाइटल पॉइंट्स पर ही टारगेट कर रहे थे। ये ऐसा था कि वो छुप करके अटैक करने में स्पेशलाइज्ड है। अगर मुझ पर छुप करके अटैक होता तो मेरा सर हवा में उड़ रहा होता उस टाइम पर बिना किसी डाउट के। जब उस टाइम पर मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी अब दांव पर लगी हुई है तो मैंने बिना सोचे ही उसकी गर्दन पर अटैक कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन चाकू बहुत ज़्यादा छोटा था, इस वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके बाल ही काटे और मैंने सारा का सारा चीज़ें साफ़ कर दी थी तो वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलेगा। स्टेबल सेफ्टी और सिक्योरिटी एक साथ मेंटेन करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। लोग कहते हैं कि ऑर्डिनरी होना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, नहीं ये मुश्किल से भी कहीं ज़्यादा है। इनफैक्ट जब मैं पहली बार इस गेम में गिरा था तो मेरी भी इच्छाएं कुछ कम नहीं थी। मेरे जैसे किसी के लिए जो कि सिंगल सेसिमा नाइफ के दम पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचा हो उसके लिए या फिर किसी भी इंसान के लिए उसकी पसंदीदा चीज़ों को छोड़ना वो कोई आसान बात नहीं होती है। लेकिन सभी लोगों को उनके रोल मिले हुए हैं। द ब्लेसिंग ऑफ मिरेकल्स ये गेम में उस यूनिक ब्लेसिंग का नाम है जो कि इस दुनिया के प्रोटैगनिस्ट को मिली है जिससे कि अभी तक मैं मिला नहीं हूँ। उसी के साथ में ब्लेसिंग ऑफ बेलर जो कि बेलर हो जो कि उनकी है। मुझे याद है ये 2 लेजेंडरी ब्लेसिंग्स हैं इस गेम के अंदर में। इनका लक्ष्य पूरा आसान है, इस दुनिया को डीमन किंग से बचाना और जो प्रोटैगनिस्ट है उसको द होली सॉर्ड उसी के साथ में द डीमन सॉर्ड बेलमंग दोनों ने ही चूज किया है। उसी के बजाय मेरी बात करी जाए मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेसिमा नाइफ का यूज कर सकता हूँ। क्या इसके आगे कोई भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी है? फोकस करो। उसके अलावा देखा जाए जब से मैं एकेडमी के अंदर आया हूँ और उसके बाद में मैं अलग अलग कई सारे लोगों से मिला जिनके के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, उससे मैं अपने गोल्स को भूल चुका हूँ। मुझे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में भी सही से कुछ पता नहीं है। उसी के साथ में इस दुनिया की भी मुझे अच्छे से नॉलेज नहीं है। ये लगभग मुझे 1 हफ्ता हो चुका है जब से मैं एकेडमी के अंदर आया हूँ। तो स्टोरी के अनुसार ये लगभग में वही टाइम है जिस टाइम पर मेन कैरेक्टर की जो ब्लेसिंग है वो एक्टिवेट होगी। उसी के साथ में वो इनरोलमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। इसका मतलब ये है कि इस गेम की स्टोरी अब फाइनली स्टार्ट होने वाली है। मुझे जनरल प्लॉट्स तो पता हैं लेकिन मैंने अभी तक एंडिंग्स को नहीं देखा है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं इस चीज़ को उस समय पर ध्यान ना देने की वजह से आज रिग्रेट करूँगा। ऑफ कोर्स मुझे ऑफिशियल स्टोरी लाइन थोड़ी दूर तक तो पता है लेकिन डेफिनेटली ये भी एक अच्छा क्लियर एडवांटेज है और सोचने लगता है जैसे कि 2 रास्ते हैं। लेफ़्ट वाले का है ऑफिशियल रूट जिससे कि मैं शांति में अच्छी ज़िंदगी जी पाऊँगा, वहीं पर
दूसरा राइट वाला रास्ता है उसके हिसाब से वो एक हिडन रूट है, जिससे कि क्या वो एक राजा बन पाएगा या फिर नहीं, ये लिखा होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि चाहे जो भी हो, चलो अभी के लिए ऑफिशियल रूट को फॉलो करते हैं। अगर चीज़ें मिक्सअप हो गई तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ अपना जो भी अभी तक मेरिट्स मैंने पाए हैं वो सब मैं खो दूंगा। अगर मेरी मेमोरीज मुझे सही बता रही हैं तो फिर अब तीसरे साल के सेकेंड सेमेस्टर में जो दुनिया है वो अब अंधेरे में जाना स्टार्ट करेगी। जैसे ही डीमन रेस एक हीरो के जन्म को सेंस करेगी तो फिर वो लोग एक साथ अपनी फोर्सेस को जमा करके एकेडमी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे डीमन लॉर्ड के आदेश के नीचे। और उसके बाद में ये जो चीज़ें हैं आगे और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। डीमंस और इंसानों के बीच में एक वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगी। और क्योंकि गेम की स्टोरी वो घिसे पिटे फैंटेसी प्लॉट्स ला रही थी, इसी वजह से मैंने उस टाइम पर ये सोचते हुए इस गेम को डिलीट कर दिया था। और बोलता है कि आखिर ये सभी के सभी लोग एक साथ कैसे मर सकते हैं। मैं उन कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। और उससे भी ज़्यादा डराने वाली चीज़ है कि ये जो खतरनाक सी लड़ाई वो होने वाली है, क्या उसमें मैं भी मरने वाला हूँ? नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे पास में 3 साल बचे हुए हैं। बस मुझे अपने गोल्स को रियल सोचने की ज़रूरत है, बिना किसी फैंटेसी को बनाए हुए। और मैं सिर्फ यहाँ पर शांति में मर नहीं सकता हूँ इस तरीके से। मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा और सरवाइव करना पड़ेगा। और देखा जाए जो भी बड़े गेम्स होते हैं उनकी हमेशा ही हैप्पी एंडिंग होती है। तो मेरे हिसाब से ये दुनिया भी प्रोटैगनिस्ट के द्वारा बचा ही ली जाएगी। बस मुझे तब तक खुद को प्रोटेक्ट करना है। मैं ऐसे फ्यूचर को नहीं जीना चाहता हूँ जहाँ पर मैं कभी भी जंग में आकर के मारा जा सकता हूँ। इस वजह से मुझे सरवाइव करने के लिए खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, बिना ज़्यादा अटेंशन को अपनी तरफ लिए हुए। अगर मैं सभी के लोगों की नज़रों में आ जाऊंगा तो फिर ऐसा हो सकता है कि मुझे भी डीमन आर्मी के खिलाफ फाइट करनी पड़े, जो कि मैं किसी भी हालत में अवॉइड करना चाहता हूं। उसी के साथ में मुझे ब्लेसिंग ऑफ पेनलेस को भी यूज करने के लिए अब केयरफुल रहना पड़ेगा। मैं सेसिमा नाइफ सिर्फ और सिर्फ जब ज़रूरत पड़ती है तभी उसको उठाता हूँ, लेकिन उसके बाद में मेरी बॉडी पर उसके बाद का बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ता है। और अपने सिस्टम में पेनलेस की एबिलिटीज़ को देखने लगता है, उसमें कई सारी चीज़ें लिखी होती हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर कई सारी नई इन्फॉर्मेशन है, फिजिकल, मेंटल, वेपन। उसी के साथ में ये जो नंबर्स हैं लगता है कि ये उनके लेवल और रैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी के साथ में ये एसिमिलेशन रेट क्या है और उसी के साथ में ये अननोन सा ऑप्शन क्या है। देखता है वो जो अननोन जैसे 3 वो लगे होते हैं उनको क्लिक करने की कोशिश करता है, तभी लिख करके आता है सिस्टम की तरफ से कि अभी तक आपकी कंडीशन मीट नहीं हुई है, इस वजह से आपको इसके लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो अभी के लिए छोड़ते हैं, ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब इस मिस्टीरियस सी एबिलिटी में एक और क्वेश्चन जुड़ चुका है। चलो अभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं फिजिकल ट्रेनिंग करूं। उसी के साथ में मुझे एक नया वेपन भी लेना पड़ेगा। मैं किसी भी हालत में अकेले ब्लेसिंग ऑफ पेनलेस के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए नहीं निर्भर कर सकता हूं। मुझे खुद को भी सॉर्ड के साथ में ट्रेन करना पड़ेगा, जो कि सॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग के साथ में कंडीशन मीट नहीं करती हैं। उसी के साथ में अच्छी बात यह है कि अगले महीने प्रैक्टिकल कॉम्बैट ट्रेनिंग होने वाली है, जिसका कि रिवॉर्ड होने वाला है द मुरे सेम, जो कि एक कटाना है बी रैंक का। और अगर मैं उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाता हूँ तो फिर ये मेरी ग्रेजुएशन के लिए पूरे तरीके से ठीक रहेगा। उसी के साथ में देखा जाए ये किसी भी हालत में सॉर्ड गॉड की जो ब्लेसिंग है उससे भी कंडीशन इसकी नहीं मीट होगी, तो फिर मेरे हिसाब से ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी हैं। तभी कोई बोलता है कि है, मेन कैरेक्टर पीछे देखता है, दिखाया जाता है हम लोग को ब्लू वॉल दिखाए जाते हैं, वो दिखाया जाता है एवेल होती है जो कि बोलती है कि ये मेरी जगह है। मेन कैरेक्टर उसकी तरफ में देखने लगता है और खूबसूरत लग रही होती है। मेन कैरेक्टर बस उसको घूरे जा रहा होता है। थोड़ी देर के लिए दोनों एकदम शांत होते हैं। तभी एबेल बोलती है कि हे, क्या तुम उधर से हट सकते हो? मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओ, और उधर से खिसक जाता है और बोलता है कि एबेल डैम इट, ये बिल्कुल भी रियल लग ही नहीं रही है, चाहे मैं इसको जितनी देर देख पाऊँ। इस वजह से मैं उसको लगातार घूरता ही रह गया बिना रियलाइज करे हुए। वो बोलती है कि तुम्हें यहाँ से हटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा उधर से खिसक जाओ। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि लेकिन आखिर तुम्हारा स्पॉट, आखिर इससे मतलब क्या था? क्या बेंचेस पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होती हैं? क्या ये तुम्हारे क्लास सिस्टम की वजह से है? ओ, अगर मैं मेन हीरोइन के साथ में इन्वॉल्व होऊंगा तो फिर स्टोरी लाइन पूरे तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो चाहे ये अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो, चलो इसको अवॉइड करते हैं
और एवल अपनी अदाओं को दिखा रही होती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि डैम इट वो सच में कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, डैम इट वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तभी एवल बोलती है कि यहाँ से तारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि डैम इट इसने मुझे चौंका दिया, वैसे तुम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती हो। और फिर से उसकी तरफ में देखने लगता है, बोलता है कि क्या ये सच में एवल है जो कि स्वॉर्ड सैंड की ग्रैंड डॉटर है, जिसको कि मैं जानता हूँ, एक सबसे ज़्यादा हैंडसम प्रोटैगनिस्ट जिससे कि बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है शुरू में। और बोलती है कि तुम्हारा वेपन भी स्वॉर्ड है ना। इसको सुनकर के कैंग बोलता है कि हाँ, आखिर तुम्हें कैसे पता। एबल बोलती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने बताया। मैंने सुना है कि जो स्वॉर्ड मास्टर्स होते हैं उनके आंखों में एक अलग ही लुक होता है। मेन कैरेक्टर्स को देख ही रहा होता है। वो बोलती है कि लो इसको लो, क्या तुम इसको पकड़ने का ट्राई करोगे। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये बिल्कुल भी भारी नहीं लगती है। इसको सुनकर के वो मुंह बना लेती है। मेन कैरेक्टर मन में बोलता है कि क्या ये गुस्सा हो रही है। वैसे ये एक ऐसी इंसान है जिससे कि स्टार्टिंग में बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्या ये सच में एवल ही है। और वो बोलती है कि तुम मुझे जानते हो, है ना। मन में बोलता है कि अब मुझसे ये मत कहना कि वो मुझसे ये शक की वजह से पूछ रही है। हाँ, यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टूडेंट ही नहीं होगा इस स्कूल में जो कि एबल के बारे में न जानता हो। और बोलता है कि थोड़ा थोड़ा। इसको सुनकर के एबल बोलती है कि लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर मन में बोलता है कि तो फिर आखिर तुम क्या चाहती हो कि मैं करूँ। और एबल बोलती है कि ये कुछ ज़्यादा ही बेकार नहीं है कि तुम मेरा नाम जानते हो लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि हम लोग अभी अभी मिले हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि मैं अपना नाम बताऊँ। इसको सुनकर के वो बोलती है कि तुम कभी भी नहीं कह सकते हो, तुम शायद से डीमन लॉर्ड आर्मी के एक जासूस हो जो कि एक स्टूडेंट के तरीके यहाँ अकेडमी में आया हुआ है, वरना तुम इस जगह पर यहाँ पर बिना किसी रीजन के अकेले क्यों ही होते। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, आखिर इसका मतलब क्या है। और अपने मन में बोलता है अनबिलीवेबल। और बोलता है कि तो आखिर तुम कौन हो। इसको सुनकर के एबल बोलती है कि क्या तुम मुझे देख करके बता नहीं सकते हो कि मैं इस टाइम पर ट्रेनिंग कर रही थी। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, मैं भी एक्सरसाइज कर रहा था। तो वो बोलती है कि क्या आखिर किस तरीके की एक्सरसाइज। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ब्रीदिंग की। इसको सुनकर के वो एकदम अजीब सा चेहरा बना लेती है। मेन कैरेक्टर उसके हाथ पर चोट को देखता है और अपने मन में बोलता है कि क्या ये घाव। और वो एकदम से अपने घाव को छुपा लेती है और शर्माने लगती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड लगती हो। वो बोलती है कि वेल हाँ, लोग शायद से ये ना समझें कि नाइबलंग फैमिली की ब्लड लाइन इनहेरिट करना कितनी बड़ी बात होती है। मुझे हमेशा ही बेस्ट और परफेक्ट बने रहना पड़ेगा। अगर इवन मुझसे एक छोटी सी भी गलती हो जाती है तो लोग उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाएंगे। तुम जानते हो कि मैं इस बार टॉप स्टूडेंट नहीं थी, है ना। और सच बताऊं तो फिर ये पहली बार है मैं ज़िंदगी में किसी से हारी हूँ। लेकिन क्या तुम्हें पता है। और शर्माने लगती है और स्माइल करते हुए बोलती है कि पता नहीं किसी तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है। मैं अभी भी क्यूरियस हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर कौन है जिसने कि मुझे बीट किया है टॉप स्टूडेंट बनने में, क्योंकि अगली बार जब भी मैं उससे मिलूंगी तो फिर उसको हरा करके उसको ख़त्म कर दूंगी। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, तुम्हें उसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सुनकर के नाइबलंग बोलती है कि ये एक गर्व का मामला है और मैंने अपने ग्रैंडफादर से इवन भीख तक मांगी लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो हम लोग की क्लास में तक नहीं है। उसके अलावा उन लोगों ने टॉप स्टूडेंट की कसम खाने वाली सेरेमनी को भी हटा दिया। आखिर सेकंड प्लेस वाला एक स्टूडेंट इस चीज़ को कैसे ही मान सकता है। और देखो यार, एबल के वो देखो सर पे 2 एंटीना लगे हुए हैं। और एबल बोलती है कि देखो यहाँ पे मैं हूँ जो कि इन सभी के बारे में बातें कर रही हूँ, एक ऐसे इंसान से जिससे कि मैं अभी अभी मिली हूँ। इसको सुनकर के कैंग बोलता है कि तो फिर आखिर तुम मुझे ये क्यों बता रही हो। इसको सुनकर के एबल बोलती है कि हाँ, तुम क्या कह रहे हो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगते हो। और भाई लिटरल देखो यार, तुम छोड़ो, तुम ले जाओ यार मीडिया, ठीक है। तुम लोग कह रहे थे कि मीडिया तुम्हें चाहिए, ठीक है, ले जाओ मीडिया, ठीक है, ये मेरी, ठीक है, दैट्स इट। बोलती है हमारी फैमिली का मोटो है कि ताकतवर के प्रति स्ट्रिक्ट रहो और वीक के प्रति दयालु रहो। और हमारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग ही नहीं हैं, इसी वजह से मेरे कोई भी दोस्त ही नहीं है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये प्रोटैगनिस्ट के लिए इतना ज़्यादा कोल्ड क्यों बर्ताव करती थी। और वो बोलती है कि चलो अब मेरे हिसाब से मुझे जाना चाहिए। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओह बाय बाय। और वो एकदम शांति में वहीं पर फिर बैठी रहती है। फिर उठते हुए बोलती है कि हे, आखिर तुम मुझे अपना नाम कब बताने वाले हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, मैं नहीं बताना चाहता हूँ। वो गुस्से में बोलती है कि हे,
फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर के क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर बताता है कि मेरी एकेडमी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा शांति से और लगातार बीत रही है। क्लोई भी क्लास में बहुत ज़्यादा घुल मिल गई है और उसने कई सारे दोस्त बना लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं क्लोई को एनकाउंटर करने के डर से उससे आई कांटेक्ट तक अवॉइड कर रहा हूँ। कभी कभी जब हम लोग की आंखें मिलती हैं तो क्लोई के नए दोस्त मेरी तरफ बड़े ही कोल्ड बर्ताव से घूरते हैं, लेकिन अब मुझे उन घूरने वाली आंखों से अब डर नहीं लगता है, क्योंकि अब मुझे इसकी आदत पड़ गई है। वैसे मैं ही इस टाइगर क्लास में अकेला एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट नहीं हूँ। यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं, बस इतना ही है। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो खुद को बहुत ज़्यादा कम समझते हैं। शायद से ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण है। और सोचा जाए तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने कोई भी हायर क्लास को चूज़ नहीं किया। देखा जाए तो इसी टाइम के दौरान जो स्टार क्लास और ड्रैगन क्लास के स्टूडेंट हैं वो लोग पॉलिटिकल फाइट करेंगे। इवन गेम खेलने पर भी वो चीज़ एकदम पकाऊ ही लगती थी। लेकिन अब जब मैं एक कॉमनर हूँ, अगर मैं उस क्लास में पहुँच तक जाता तो फिर सच में मेरी हालत पूरे तरीके से ख़राब हो जाती। आखिर मुझे आज क्या खाना चाहिए? एनीवे, वैसे मैं अब बहुत अच्छे तरीके से खाना खा पा रहा हूँ। दिखाया जाता है पहले का सीन, जहाँ पर मीडिया उसको एक ब्लैक कार्ड देती है और बोलती है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है एक टॉप स्टूडेंट के तरीके। वैसे ये मुझे तुम्हें पहले ही दे देना चाहिए था, सॉरी डिले के लिए। दिखाया जाता है वो फैकल्टी कार्ड होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये एक इतना बड़ा फेवर है जो कि इवन मैं डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर 3 महीने तक सर झुका के खड़ा भी रहता तब भी मुझे नहीं मिलता। और प्रैक्टिस ट्रेनिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं। और सोचा जाए तो फिर मैं अपने स्टूडेंट की जो ड्यूटीज़ हैं बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा हूं। उसके अलावा मैं मेन सिनेरियो में कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं डाल रहा हूं। बहुत अच्छे। चलो अब ऐसे ही लगातार 3 साल तक करते रहते हैं। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो फिर मैं उस फ्यूचर को देख पाऊँगा जो कि मैंने इमेजिन किया है। और सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर टीचर पढ़ा रहा होता है और बोलता है कि 700 साल पहले जो डीमन वॉर थी वो हुई थी। जो हीरो वेलर थे जोक्युन थे, उन्होंने सेंस किया कि आगे के जनरेशन को हीरोज की ज़रूरत है। इसी वजह से उन्होंने अपने 7 डिसाइपल के साथ में इस एकेडमी को इस्टेब्लिश किया। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये चीज़ थोड़ी थोड़ी पहचानी हुई लग रही है। द फाउंडिंग हीरो बेलर होकिन, पहले इसका नाम जोक्विन बताया गया था, अब बदल करके होकिन कर दिया गया, ठीक है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो जो राइट हैंड मैन था डीमन लॉर्ड का, उसके खिलाफ चले गए थे, फर्स्ट लीगन कमांडर लाइकन के खिलाफ। उसके बाद में 20 साल की खूनी लड़ाई के बाद में फाइनली जो हीरो थे वो जीत ही गए। लेकिन उस टाइम पर होकिन ने अपना एक हाथ खो दिया और वो दोबारा कभी भी किसी भी बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। और आसपास की चीज़ें पूरे तरीके से चीखों से भरी हुई थी। उस लड़ाई में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता था कि किसी की क्लियरली एक विक्ट्री हुई है। इसी वजह से इंसानों और डीमंस ने एक समझौता किया कि बिना किसी भी ठोस कारण के कोई भी एक दूसरे पर फाइट नहीं करेगा। उसके बाद में हीरो होकिन ने इस एकेडमी को एस्टेब्लिश किया, होकिन एकेडमी, ताकि वो आगे के सक्सेसर्स को ट्रेन कर पाए। और वो टीचर बोलता है कि उसी एग्रीमेंट के कारण ही हम लोग ये जो 700 साल की लंबी अशांति है उसको देख पा रहे हैं। इसको सुनकर के कोई स्टूडेंट बोलता है कि क्या हम लोग के मरने से पहले हम लोग कोई जंग देखेंगे? इसको सुनकर के दूसरा बच्चा बोलता है कि क्या जंग, आखिर तुम ये कैसी बात कर रहे हो, ये 21वीं शताब्दी है, मुझे तो इस बारे में और चिंता है कि कल मैं क्या पहनूंगा। मेन कैरेक्टर बोलता है कि 700 साल की शांति, मैं ही एक अकेला इंसान हूँ जो कि जानता हूँ कि ये जो शांति है वो जल्द ही ख़त्म होने वाली है। अब सभी लोगों को ये जो शांति है वो एकदम सच्चाई लगने लगी है। मैं एटलीस्ट मीडिया को एक हिंट तो देना चाहता हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर उसको कुछ मैंने जो कि देखे भी नहीं होंगे ऐसे कुछ रिजल्ट आ सकते हैं। वो हमेशा ये कहती रहती है कि वो एकेडमी डायरेक्टर की पोजीशन को जितना जल्दी से जल्दी हो पाए उतना जल्दी छोड़ना चाहती है, लेकिन मीडिया ही होगी जो कि पहला इंसान होगा जो कि स्टोरी में एबनॉर्मेलिटीज़ को डिटेक्ट करेगा। उसकी यूनिक डिवाइन एबिलिटी के साथ में पोइट ब्लेसिंग अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वही होगी 7 स्टार हीरोज़ में से एक जो कि सबसे पहले फ्रंट लाइंस में जा कर के फाइट करेगी। मैंने गेम को इतना दूर तक खेला तो नहीं था, लेकिन एक दिन जब मैं चेक कर रहा था तब मैंने देखा था कि वही थी 7 स्टार हीरोज़ में से पहली जो कि डीमन लॉर्ड आर्मी के खिलाफ बैटल में सेक्रीफाइज हुई थी। दिखाया जाता है वो मेन कैरेक्टर देख रहा होता है और बोलता है कि तो वो मर गई। प्रेजेंट टाइम में मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर उसको इसके बारे में नहीं पता होगा, शायद से वो मारी तो नहीं जाएगी।
और टीचर बोलता है कि क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, 2 हफ्तों बाद तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम होगा। फिर सभी बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि वाओ अमेजिंग, हाहा क्या ये सच में रियल है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर ये कैसी आवाज़ें हो रही हैं। तभी कोई बोलता है कि क्या ये लोग वही हैं। मेन कैरेक्टर अपना फ़ोन देखता है और बोलता है कि हाँ आज ही का दिन है। दिखाया जाता है सभी बच्चे कुछ देख रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर भी उनके पीछे जा कर के खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अगर मेरी मेमोरीज मुझे सही बता रही हैं तो फिर 5 मई आज वही दिन है जिस दिन इस दुनिया का प्रोटैगनिस्ट वो इस एकेडमी में आएगा, लियोन वॉन राइफनहार्ट। और आज ही का दिन है जो कि 700 सालों की शांति वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी। ये कितना ज़्यादा अनोइंग कमीना है। इसका चेहरा पूरे तरीके से इंटरेस्ट को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसा कि कहा गया था सभी की सभी गेम की औरतें वो इसी से प्यार में गिर जाएंगी। अगर ये एक एडल्ट रेटेड गेम होता ना तो लियोन डीमन किंग से फाइट करने से पहले ही मर गया होता। मेन कैरेक्टर बोलता है कि वेल ये अच्छा आइडिया है। और उसी के साथ में जो औरतें उसके प्यार में गिरेंगी वो होंगी स्पेयर सेंट की भतीजी रेचल, उसी के साथ में बो सेंट की बेटी साकी, उसी के साथ में सॉर्ड एम्परर की पोती एवल वॉन नाइवलंग। इवन जो प्रोटैगनिस्ट की पार्टी के मेंबर हैं वो भी कितने ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं। अनोइंग लेकिन फिर भी वो है द प्रोटैगनिस्ट ऑफ ब्लेसिंग ऑफ मिरेकल्स लियोन वॉन राइफनहार्ट। और बाय द वे देखा जाए इवन जो बेलर होकुन थे वो भी फर्स्ट लीगन कमांडर को सिर्फ और सिर्फ सील ही कर पाए थे, ना कि मार पाए थे। तो फिर आखिर डीमन किंग कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। नो वे, ये कोई वो पागलों जैसी स्टोरी तो नहीं है जहाँ पर प्रोटैगनिस्ट फाइनली लास्ट में हार जाता है जाकर के। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी जो वो प्रोटैगनिस्ट होता है वो एकदम से देखता है अपने मेन कैरेक्टर की साइड में और एकदम से देख करके स्माइल करता है, जिसपे मेन कैरेक्टर एकदम पहले शांत हो जाता है और बोलता है कि हाँ हम लोग बात कर रहे हैं ब्लेसिंग ऑफ मिरेकल्स की। जो प्रोटैगनिस्ट है वो सारी चीज़ें खुद ब खुद ही हैंडल कर लेगा। और अपने मन में बोलता है कि उसका चेहरा सच में बहुत ज़्यादा भरोसे लायक था आई मीन भरोसे वाला। और मुझे ये रियलाइज़ भी नहीं हुआ, मैंने उस पर भरोसा भी कर लिया। तभी कोई बोलता है कि इधर देखो। तभी मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ करके देखता है। फिर सीन शिफ्ट होकर के ट्रेनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड को ऊपर नीचे घुमा रहा होता है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था इस स्वॉर्ड के साथ में जो ब्लेसिंग है वो स्टार्ट नहीं हो रही है। मुझे अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को और ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लोई बोलती है कि ज़रा इधर देखो, क्या मैंने कोई गलती कर दी है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि मैं कहना तो चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी वजह से लगभग में मरने ही वाला था, लेकिन हम लोग को अगला 1 साल एक साथ बिताना है, तो इसी वजह से इस चीज़ को शांति में रखते हैं और आगे अननेसेसरी दुश्मन नहीं बनाते हैं। और बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। इसको सुनकर के क्लोई बोलती है सच में। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ। इसको सुनकर के क्लोई बोलती है कि ये तो अच्छी बात है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि आखिर इसकी रियल आइडेंटिटी है क्या। वो इवन अनकॉन्शियस थी लेकिन फिर भी आसानी से एक स्वॉर्ड को हैंडल कर पा रही थी। एक तलवार जो कि दुख से भरी हुई थी, एक तलवार जो कि लोगों की मदद के लिए उठी थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर मर्डरस इंटेंट था। अगर वो मुझे मारने की कोशिश करेगी तो वो तो माओ ब्रदर से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी कैंग योमा, क्या ये ठीक रहेगा कि आज रात तुम डिनर पे आओ। और वैसे मैं तुम्हें रीपे करना चाहती हूँ सच में। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे जितना अच्छा कुकिंग में अच्छी नहीं हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या डिनर, और पुरानी बातें याद आ जाती हैं। क्लोई एकदम बिल्कुल चमकती हुई आंखों से मेन कैरेक्टर को देख रही होती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये एक ऐसा लुक है जो कि मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन नहीं, किसी भी हालत में नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना है। मुझे इस टाइम पर मना करना ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा तो फिर शायद से अगले दिन मैं फ्रीज में छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ा हो सकता हूँ। ओह हाँ। और बोलता है कि क्लोई ये थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा तुमसे कहना, लेकिन डिनर के बजाय क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकती हो। इसको सुन करके वह बोलती है कि क्या एक फेवर। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। इसको सुन करके क्लोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या मैं, आखिर बताओ क्या है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तुम मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखा सकती हो। दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम में। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे वैसे भी एक स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए टीचर चाहिए था। क्लोई भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वैसे ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सक्यूज़ था। उस दिन के बाद में जब भी मैं सोने जाता हूँ तो फिर एक चीज़ मैं हमेशा ही देख करके जाता हूँ, हाउ टू सर्वाइव अ येंडर, और क्या चीज़ें येंडर के सामने करनी चाहिए और ना करनी चाहिए। ये चीज़ शायद से मेरे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल तो हो गई। तभी कोई बोलता है ग्योमा,
दिखाया जाता है वहाँ पर क्लोई आ जाती है और बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर कब आए, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही थी। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्लोई बस अभी आया हूँ, आखिर तुम्हारे बारे में क्या। क्लोई बोलती है कि मैं भी बस अभी आई हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर टाइम क्या है, तो बोलती है 6:30। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हमारा अपॉइंटमेंट तो 8 बजे था और अपने मन में बोलता है कि हाँ लेकिन फिर भी। क्लोई पूछती है कि क्या हो गया, कुछ गलत है क्या। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं नहीं, और अपने मन में बोलता है कि वैसे मैंने पहले क्योंकि वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनती थी तो ये नोटिस नहीं किया था, लेकिन उसके एब्स मसल्स बहुत ज़्यादा डिफाइंड हैं और वैसे अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर वो इतनी ज़्यादा ताकतवर क्यों है। एनीवे ये बहुत ज़्यादा क्यूट है और बोलता है कि लो इसको ले लो, और अपने मन में बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगी है। क्लोई बोलती है कि मैंने सोचा था कि हम लोग एक रियल शॉर्ट्स का यूज करने वाले हैं। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया, आखिर कौन रियल शॉर्ट्स के साथ में ट्रेनिंग करता है, ये कोई लाइफ एंड डेथ फाइट नहीं है। और बोलता है कि ये एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग तो हम लोग को वुडन शॉर्ट्स यूज करनी चाहिए ताकि इंजरीज ना हो। इसको सुनकर के क्लोई हंसने लगती है और बोलती है कि तुम कितने ज़्यादा दयालु हो, और उस शॉर्ट को फिर देखने लगती है और ऊपर से नीचे चलाती है जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। मेन कैरेक्टर देखते हुए अपने मन में बोलता है कि आखिर उसका ऑरा कितना ज़्यादा ताकतवर है, ऐसा लगा जैसे कि उसने हवा को ही बीच से काट दिया। चलो थोड़ा सा केयरफुल रहते हैं और चलो एक बार ब्लेसिंग को देख लेते हैं। और ब्लेसिंग को देखने लगता है, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको देख करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन फिर भी क्या सच में हमेशा ब्लेसिंग्स ऐसी ही होती हैं। देखा जाए ये कॉमन है कि जो ब्लेसिंग हैं उनके स्किल के लेवल अपग्रेड होते हैं, लेकिन क्या उसमें इतने ज़्यादा एडिशनल इफ़ेक्ट भी होते हैं, मुझे कोई भी ऐसी चीज़ पता नहीं है। और इसमें कई सारे क्वेश्चन मार्क भी हैं, आखिर मुझे कितनी ज़्यादा ग्रोथ करनी पड़ेगी ताकि मैं उन क्वेश्चन मार्क में क्या है वो देख पाऊँ। तभी क्लोई बोलती है कि हे क्या हो गया, कुछ गलत है क्या। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि सॉरी, और अपने मन में बोलता है कि ओ ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। उस टाइम पे मैं ऐसा ही लग रहा हूँगा जैसे कि मैं खुद में ही खो चुका हूँ। और बोलता है कि ये हम लोग का पहला दिन है तो आज इसको थोड़ा सा आसान रखना। इसको सुनकर के क्लोई बोलती है कि हाँ ठीक है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो ठीक है, तो क्या हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए, और खड़ा हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में हमेशा ही प्रैक्टिकल रहा हूँ, और जैसा कि कहावतें कही जाती हैं कि जो तुम खुद अपनी आंखों से देखो उस पर ही भरोसा करो। अगर तुम्हें किसी फील्ड का मास्टर बनना है तो इतना काफ़ी नहीं है कि तुम अपनी हड्डियों और मांस को ही उसके लिए लगा दो, बल्कि तुम्हें अपनी पूरी बॉडी को उसके लिए न्यौछावर करना पड़ता है। मैं भी यहाँ पर इतनी जल्दी एकेडमी में जो अडाप्ट कर पाया हूँ वो मेरी उन्हीं शिक्षाओं का परिणाम है जो कि मैंने बचपन में पाई थी, और मेरे हाथ पसीने से भरे हुए हैं, मेरा पोस्चर ऑकवर्ड है, लेकिन फिर भी स्वॉर्ड्समैनशिप का एसेंस है कि अपने अपोनेंट को स्ट्राइक करो। तभी क्लोई उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और बोलता है कि क्या वो एकदम से अटैक करने के लिए बढ़ गई, ये कितनी ज़्यादा तेज है। क्लोई उस पर अटैक करती है, मेन कैरेक्टर किसी तरीके से डॉज कर लेता है और बोलता है कि फक, मैंने उससे कहा था कि इसको आसान ही रखना। क्लोई अपने एक हाथ से छोड़ती है तलवार और दूसरे हाथ में पकड़ लेती है, फिर एक अटैक करती है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसको ब्लॉक कर लेता है और बोलता है कि ये कितना ज़्यादा भारी है, मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से इसको ब्लॉक कर पाया हूँ, अब मुझे बस डायरेक्ट नीचे स्ट्राइक करनी है ना। लेकिन तभी क्लोई उसके सामने से एकदम ऊपर चली जाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर वो वहाँ पर कब पहुँची, डैम इट, वो इवन अब पहले से भी तेज आ रही है, और क्या पिछला वाला जो स्ट्राइक था वो सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट ही था। और क्लोई पर अटैक करता है। क्लोई उसके साथ में अपनी तलवार को लड़ाती है, जिससे मेन कैरेक्टर की जो तलवार होती है वो थोड़ी सी टूट जाती है। मेन कैरेक्टर पीछे आने लगता है, क्लोई लगातार अटैक कर रही होती है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि वो बिल्कुल भी अटैक रोक ही नहीं रही है, उसके स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा भारी हैं, अगर मुझे एक भी लग जाएंगे तो मैं इंस्टेंटली ही मारा जाऊंगा। अब मैं लगभग अपनी लिमिट्स पर पहुंचने ही वाला हूं, मुझे एक भी रास्ता नहीं मिल रहा है काउंटर अटैक करने का। तभी मेन कैरेक्टर की जो तलवार होती है वो टूट जाती है, और जैसा कि तुमको पता है तलवार 30 सेंटीमीटर से कम हुई नहीं कि मेन कैरेक्टर की लंका लगी नहीं। और क्लोई बोलती है कि मुझे माफ़ करना, तुमने मुझसे कहा था कि मुझे थोड़ा इसको आसान रखना है, लेकिन मैंने तुम्हारी तलवार को तोड़ दिया। ग्योमा क्या हो गया तुम्हारी तलवार, और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर की जो वेपन कंडीशन होती हैं वो मिल जाती हैं, इस वजह से उसकी जो स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है। लिख करके आता है कि वेपन थोड़ा सा डैमेज्ड है, इस वजह से एक एरर आ रहा है। मेन कैरेक्टर की जो पर्सनैलिटी है उसको वो ज़बरदस्ती थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जा रहा है, इंसानियत कम हो रही है।
और ब्लेसिंग ऑफ द सॉर्ड गॉड वो एक्टिवेट हो रही है। दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर इतना ज़्यादा खतरनाक लगने लगता है, कुछ कहने को नहीं। और बताया जाता है नेक्स्ट चैप्टर में अपने मेन कैरेक्टर के बारे में दिखाया जाएगा, उसके इनर डीमन के बारे में। और एक सेकंड रुको, देखो मेरे दिमाग में एक बड़ी अजीब सी थ्योरी आई है, चलो मतलब सुन लो। वैसे लग नहीं रहा है ऐसी सच हो सकती या फिर नहीं, लेकिन तुम लोग कमेंट में बताना ये थ्योरी कैसे तुम्हें लग रही है, सच है कि नहीं। जैसे मान लो कि ऐसा हुआ, एक इंसान जिसकी इंसानियत कम हुई, ठीक है, तो इंसानियत कम हुई मतलब कि वो बुरा हो गया, और बुरा होना मतलब डीमन, ठीक है। और अभी तक हम लोगों को शुरू से लेकर के डीमन लॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि अपना मेन कैरेक्टर ही डीमन है? तुम लोग बताओ यार, बड़ा ही मस्त आया यार, है ना। इंसानियत उसकी कम हुई है, या फिर चलो देखते हैं क्या अगर वो अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप की ये जो अपनी ब्लेसिंग ऑफ सॉर्ड गॉड है उसको जितना ज़्यादा अनलॉक करेगा उसकी इंसानियत उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी। चलो कमेंट करना, ठीक है, अपने ओपिनियन देना। इसी के साथ में इस चैप्टर का एंड होता है, और ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड था अभी के लिए, और ये हर हफ्ते पे आती है, शायद सैटरडे या फिर संडे को रिलीज होता है। तो जब इसके 3 से 4 चैप्टर आ जाया करेंगे तब मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, और कल या फिर परसों ही अकेडमी सर्वाइवल गाइड का ही आ जाएगा। वैसे मैंने इस वजह से कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि कौन सा मुझे पहले जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही 2000 जो लाइक थे वो कंप्लीट हो गए, तो मैंने इसी वजह से सोचा कि पहले इसको ही अपलोड कर देते हैं। तो ठीक है, कल या फिर परसों आ जाएगा अकेडमी सर्वाइवल गाइड, इस पर भी लाइक मार देना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड।